मोहतरम अली साहब की आलिमान तकरीर और उल्लेख करे साहब की बहुत फ्रूटफुल टॉक के बाद अब हम आते हैं एक प्रैक्टिकल सेशन की ओर। तो सेशन जिसमें प्रैक्टिकल है, बातें कम होंगी और प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। मैं शुरू करने से पहले एक मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। इसमें मुंशी की कहानी है बोध। बोध कहानी एक टीचर की है। वो टीचर अपने पेशे से परेशान है। कहता क्या पेशा है जो सुबह शाम देखो लोग आकर गाली करता है, मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे का ये है। वो परेशान हो चुका है और वो अपने पेशे को छोड़ना चाहता है क्योंकि तनख्वाह भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है। तो वो अपने पेशे से परेशान है, पेशे को छोड़ना चाहता है। उस जमाने में मैं आपको बता दूं, आप सब टीचर्स मौजूद हैं, अभी 5th पे कमीशन और 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन की बात है। मुंशी प्रेमचंद के जमाने में टीचर की तनख्वाह 30 रुपए थी और 30 रुपए की तनख्वाह में मुंशी प्रेमचंद अपना खर्च उठाते थे, अपनी सौतेली माँ का खर्च उठाते थे, अपने सौतेले भाई का खर्च उठाते थे और पूरा परिवार उस 30 रुपए में जिंदगी खुशहाली से बसर करता था। आज के टीचर को 5th पे कमीशन मिलता है तो भी कहता है बहुत परेशान, 6th पे में भी परेशान है, 7th पे में भी परेशान है और शायद 10th पे कमीशन में भी परेशानी रहेगा। शुक्र का लफ्ज और थैंक्स और धन्यवाद शायद हमारे टीचर्स ने तो सीखा ही नहीं है कि कहें भाई बहुत शुक्रिया, अच्छा काम मिल रहा है, ऐसा नहीं। प्रेमचंद ने उस जमाने में भी शुक्रिया अदा किया उस 30 रुपए में। और जब गांधी जी ने कहा कि जितने भी लोग सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए हैं इस्तीफा दे दें, तो जिस लेखक ने जिस टीचर ने हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्तीफा दिया उसका नाम था मुंशी प्रेमचंद। तो टीचर्स की अजमत पर वो कहानी है कि टीचर कहता है कि मैं जो परेशान हूं और अपना जॉब छोड़ना चाहता हूं। और वो दो लोगों से बहुत खुश है, एक वो जो अदालत में काम करता है और एक वो जो पुलिस वाला है, दोनों ही पैसे कमाते हैं। वो सोचता है क्या अच्छा धंधा है, मैं कहाँ फंस गया हूं। और साहब एक दिन तीनों मिलकर अयोध्या जाते हैं, राम जी के दर्शन करने के जाते हैं और वहां पर उनको कहीं ठहरने की जगह नहीं मिलती है क्योंकि मेला लगा हुआ है, सारे हॉस्टल्स बुक हो चुके हैं। ये तीनों ढूंढ रहे हैं कि कहाँ रहा जाए और तब तक एक लड़का सामने से आता है, उसके हाथ में लैंटेन है और वो देखता है उसको और कहता है कि आप पंडित चक्रधर हैं? तो कहता है हाँ मैं पंडित चक्रधर। सर आपने मुझे पहचाना? नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। सर मैं फला स्टूडेंट हूँ जो फला साल में आप यहाँ पढ़ा, आप मुझे पढ़ाया था और आपने अगर ना पढ़ाया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा। मैं यहाँ पर एक बहुत आला ओहदे पर आया हूँ। सर कुछ समस्या है क्या? बोले हाँ समस्या ये है कि हमें ठहरने की जगह नहीं है, अगर आप फिलहाल तो मेरी मेहरबानी होगी। सर आपके लिए मेरा घर हाजिर है, मैं पानी गर्म करवा देता हूँ, बिस्तर भिजवा देता हूँ, कितने लोग हैं आपके साथ वो सब मेरे घर जाए। तब टीचर कहता है कि आज मुझे अपनी अजमत का एहसास हुआ और मैंने सोच लिया कि सारे पेशे एक तरफ और टीचर्स का जो पेशा है एक ही पेशा है जो अजमत दिलाता है, जो रिस्पेक्ट दिलाता है, जो मोहब्बत दिलाता है, जो प्यार दिलाता है, वो एक ही पेशा है और वो टीचिंग। तो आप सब लोग सलाम के लायक हैं, सल्यूट के लायक हैं कि आप बच्चों को तरबियत देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और एक और कहानी प्रेमचंद की है, प्रेरणा, जहाँ पर एक टीचर स्टूडेंट मिलते हैं तो स्टूडेंट को टीचर पहचान नहीं पाता, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो कहता सर आपने मुझे पहचाना?
नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं सर, मैं वही नालायक बच्चा हूं जो अक्सर आपकी मां खाया करता था। सर, टीचर्स स्टूडेंट को भूल जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट टीचर को हमेशा याद रखता है। तो ये अजमत है टीचर की। और टीचर अपने प्रोफेशन से हमेशा, प्रेमचंद के जमाने में भी ऐसा रहा है कि काफी कहानियों की ऐसी टीचर्स की अजमत की बात की है, रिस्पेक्ट की बात। आइए चलते हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज क्या है। टीचर्स जब अपना लेक्चर देते हैं और पढ़ाते हैं तो ऐसी क्या बात है कि स्टूडेंट उनकी बात को गौर से नहीं सुनता। टीचर टर्न होता है और बच्चे बातचीत करने लगते हैं। तो मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि अगर मैं इस माइक को बंद कर दूं और मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो पीछे जो खातून बैठी हैं लाल ड्रेस में, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर शटल के पास में खड़ा होगा उस तक भी मेरी आवाज बिना माइक के जा सकती है। टीचर के लिए मेजर प्रॉब्लम यह है कि उनकी आवाज बच्चों तक नहीं पहुंचती है। जब बच्चों तक आवाज नहीं पहुंचती है तो बच्चे डिस्कस करते हैं, बच्चे आपस में बात करते हैं। और जब आप टर्न होते हैं तो वॉइस प्रोटेक्शन ये है आपका, ये है। आप जब टर्न होते हैं और बोर्ड पे कुछ लिखते हैं तो आप उसी पिच पर बात करते हैं जिस पिच पर आप यहां बात करें। जब आप टर्न होते हैं तो आपकी पिच नॉर्मल पिच से हाई होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जब आप यहां टर्न होना है तो आप अगर पिच हाई होगी तो बच्चे तक आपकी आवाज पहुंचे। आवाज पहुंचने के बाद सबसे अहम बात यह होती है कि क्या जो लेसन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उस लेसन को आप समझ रहे हैं। मैं जो बात आपसे कर रहा हूं क्या मैं उसको समझ रहा हूं? अगर मैं समझ रहा हूं तो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मैं नहीं समझ रहा हूं तो मैं आपको नहीं समझा रहा। बहुत सिंपल है। एक लेसन को आप खुद को एक्सप्लेन कीजिए, आपको वो लेसन समझ में आता है तो वो आपके बच्चे को समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आता है तो आपके बच्चे को समझ में नहीं आएगा। टीचर जब दाखिल होता है क्लास में तो किस तरीके से दाखिल होता है ये भी देखना। तू कल खा रहे हो, आप लोग क्या करते थे? क्या इस एटीट्यूड के साथ अपनी क्लास में आप आएंगे तो बच्चे में एनर्जी कहां से आएगी? टीचर में ही एनर्जी नहीं है, मरा हुआ है, परेशान है, पता नहीं कितने बोझा सर पे लेके आ रहा है। अरे बच्चों को फिर से पढ़ाना है, आज फिर कॉलेज स्कूल जाना है, आज फिर लेसन एक्सप्लेन करना है। कहां मैं फंस गया यार। जब आप आते हैं आपकी ये वॉक बहुत ही डिसेंट वॉक है। आप ऐसे वॉक करते हैं, ये डिसेंट वॉक है, ये डिसेंट वॉक, ये कॉन्फिडेंस वाली वॉक है। इस वॉक में कॉन्फिडेंस, आप जो कहने वाले हैं, आप जो करने वाले हैं, एक एक चीज आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि इस चाल में यह बात साबित होती है कि आप अपने घर से तैयारी करके आए। आप यूं ही नहीं उठे और सुबह नहा धोया चलो स्कूल करते। ऐसा जब आपकी चाल, आपकी वॉक एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है तो आपका बच्चा इमीडिएट आपसे कनेक्ट हो जाता है, इमीडिएट कनेक्ट होता है कि मेरा टीचर जो है वो इतना एक्साइटेड है, मेरा टीचर
इतना एनर्जेटिक है, मेरे टीचर की वॉक इतनी कॉन्फिडेंस के साथ है, तो जरूर मेरे टीचर से मुझे कुछ हासिल होगा। मैं कुछ जानूंगा कि मेरा टीचर मुझे क्या सिखा रहा है। तो आपकी पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन क्लास में आना है, अगर वो इंप्रेशन आपने खराब दिया तो आप अपने बच्चे को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो जब आप क्लास में आते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव वॉक के साथ आप दाखिल हो। अब तो खैर वो बहुत भी रहा, पहले के जमाने में फोटो स्टूडियोज हुआ करते थे। जब आप फोटो स्टूडियो में जाते थे तो सबसे पहली बार फोटोग्राफर आपसे क्या कहता था? स्माइल। और आप जब आते हैं और चेहरे पे स्माइल नहीं है और आप ऐसे मुंह बनाकर आते हैं तो बच्चे का क्या हाल? नहीं तो वैसे ही वो माँ बाप उसको मार मार के स्कूल में अब आप मुंह बना के बात करेंगे तो ठीक बच्चा आपके साथ बिल्कुल नहीं। जब आपको पता है कि जिंदगी की कामयाबी का पहला उसूल स्माइल है तो स्माइल दीजिए, मुस्कुराइए। मुस्कुराइए, मुस्कुराने में कुछ खर्चा नहीं होता है। बिल्कुल अपनी शक्ल जो है आधार कार्ड की तरह बनाइए। सबसे बुरी शक्ल आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि वो फोटोग्राफ 180 के एंगल पे होता है। मैं एक्टिव दे रहा हूं, कभी भी 180 के एंगल पे मत करिए। ये मेरा 180 एंगल है, ये मेरा 180 एंगल है। कभी भी 180 के एंगल पे मत करिए, क्योंकि 180 के एंगल पे आपके चेहरे के सारे जो ब्रेक्स हैं वो नजर नहीं आते, फ्लैट हो जाता है। अब भी खड़े रहें 45 के एंगल पे, ये 45 का एंगल, ये 45 का 45 का एंगल जो है वो आपके चेहरे के नकूश लोगों के सामने जाएंगे। आप मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं, अगर आप थोड़ा नाराज होते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। तो 45 के एंगल को मेंटेन कीजिए। 180 का एंगल आधार कार्ड और पैन कार्ड का एंगल है, वो यूज मत कीजिए। जब आप बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों की आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। आप बच्चे को देख के बात कीजिए। बच्चे से कहिए, बच्चों को साबित कीजिए कि आप उसको पर्सनली जानते हैं। एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों को आप जानते हैं पर्सनली। ओबामा से एक बार पूछा गया, ओबामा एक जगह गए और 450-500 प्रेस वाले थे। ओबामा ने हर प्रेस वाले को उसके नाम से मुखातिब किया, उसके नाम से मुखातिब किया। ओबामा की मेमोरी कितनी अच्छी थी, हर प्रेस वाले ने ओबामा के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया। अगर आप अपने बच्चे से भी पर्सनली बात करते हैं, पर्सनल लेवल पे बात करते हैं, उसके नाम के साथ बात करते हैं, तो सोचिए वो आपका कितना बड़ा फ्रेंड बन जाएगा। तो आप अगर अपने बच्चे से उसके नाम के साथ से मुखातिब नहीं होते और कहीं एक दिन खड़े रहे, उधर पीछे वाला, ये उधर इधर मत करिए प्लीज, उधर इधर मत कीजिए, उधर इधर मेरी आवाज मसला अच्छी। ये एक बात मैं एक छोटी सी आपको मेरे बचपन का वाक़या सुनाता हूँ। मैं साउथ स्कूल का पढ़ा, हमारे प्रिंसिपल थे दस्तगी साहब, बहुत गजब की शख्सियत थे। दस्तगी साहब वो हैं जिन्होंने दिलीप कुमार को पढ़ाया है, दस्तगी साहब वो हैं जिन्होंने कादर खान पढ़ाया है, और दस्तगी साहब वो हैं जिसने कुछ फकीर को पढ़ाया। तो दस्तगी साहब छोटी करते थे, व्हाइट कोट व्हाइट पैंट पहनते थे, और कभी भी उनके चेहरे पे मैंने गुस्सा नहीं देखा, नाराजगी नहीं देखी, हमेशा मुस्कुराते। दस्तगी साहब जैसे ग्राउंड में आते थे, हम लोग खेलते तो भाग देते थे। कभी उन्हें कहा
कहानी खेलो मत, हम भाई बहन। हमारा एक एनिमल डे था, एनिमल डे में साउथ ग्राउंड में एनिमल डे था। एक बच्चे ने दस्तवीर साहब पर अंडा फेंक के मारा, दस्तवीर साहब को अंडा लगा, उन्हें जेब से रुमाल निकाला और रुमाल निकाल के उस अंडे को साफ किया और कहा कि जिस बच्चे ने हरकत की है मैंने उस बच्चे को माफ कर दिया। 3000 का क्राउड था, 3000 में किसने हरकत किया है वो नहीं जानते थे। अगले दिन वो बच्चा उनके दफ्तर में गया, हाथ जोड़ा, रोने लगा कि सर मैंने आपको मारा। तस्वीर साहब का क्या फर्ज था? उन्हें कुछ नहीं कहा, मुस्कुराया और कंधे पे हाथ रखा, आका बेटे आज जो है वो बाप कैसा होता है, क्या आपने अब्बा को कभी हटा फेंक मारा है? तस्वीर साहब ने रेस्ट्रिकेट नहीं किया, उसे क्लास से बाहर नहीं निकाला कि मोहब्बत से। तो उस्ताद शफकत और मोहब्बत का तो नाम है। हमारे उस्ताद मुंशी साहब थे महाराष्ट्र कॉलेज के। मुंशी साहब क्या हम पढ़ते थे। मैं ईबीसी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं बहुत गरीब खानदान से आया हूँ। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा तो एडमिशन चाहिए। तो मुंशी साहब ने लिख दिया 20 रुपए, 20 रुपए में एडमिशन। मैं खड़ा रहा, मुंशी साहब ने कहा खड़े क्यों हो? मैं सर 20 रुपए भी नहीं मिलता। अपने जेब से 20 रुपए निकाला और मुझको जगह एडमिशन। ये उस्ताद है, ये उस्ताद है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। जो आपका बाप है, जो आपका बाप है, जो शफकत बाप से मिलती है वो आप उस्ताद से। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुंशी प्रेमचंद को जिसने पढ़ाया होगा वो कितना इंटेलिजेंट आदमी होगा, और प्रेमचंद ने जिनको पढ़ाया होगा वो कितने इंटेलिजेंट। कहीं ना कहीं उस्ताद हमारी शख्सियत नजर आता है। आपने तालीम हासिल की है वो नजर आता है। तो आप एक बहुत अच्छे से समझ लें कि आपकी वॉइस में बहुत अच्छी आवाज हो और वॉइस में थोड़ा वेरिएशन। एक उदाहरण लक्ष्मीबाई ने कहा कि उसने क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप? साफ क्लैरिटी। अगर आप कहते हैं कि नहीं उसने अपने वालिद तक देखा, उसकी आंखों में गम था, दुख था, तो गम और दुख आपकी आंखों में होना चाहिए। लेसन एक्सप्लेन करते हैं, वो खुशी से उसी बात से खिल गई तो चेहरे में खुशी आनी चाहिए। आप समझ रहे हैं खुशी का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि गम का मतलब क्या है? अगर जानते हैं तो आपके चेहरे पे गम और खुशी के एक्सप्रेशन क्यों नहीं आते? आने चाहिए। आप देख सकते एक्सप्लेन कीजिए और आवाज में थोड़ा सा वेरिएशन देखिए, उतार चढ़ाव रखिए अपनी आवाज। जब कोई कहानी सुना रहे हैं तो उस कहानी के पात्रों को समझिए। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप ड्रामा कीजिए, मैं नहीं कहता। ड्रामा उस्ताद की जिंदगी का हिस्सा है। आपको समझना है कि कैसे आपको बोलना है। अपनी आवाज, वॉइस प्रोजेक्शन, अपनी बॉडी लैंग्वेज। जब आप आते हैं, ये चेयर है आपकी, उस्ताद की एंट्री होती है, उस्ताद ऐसे दाखिल होता है और आगे कैसे बैठ रहे हैं आप? कैसे आप? उस्ताद ऐसे बैठेगी क्या? उस्ताद ऐसा बैठेगा कि नहीं बैठेगा उस्ताद ऐसा? अरे आप आइए, प्रॉपर पोस्चर के साथ आइए और पहले आने के बाद आप ये एज पे बैठिए, चेयर, फिर बैक में लीजिए और ऐसे बैठिए। प्रॉपर पोस्चर कि आप आए, पहले एज पर आए, फिर बैक पे जाए एंड पोस्चर लेके बैठिए और फिर बात शुरू करें। अगर नहीं बैठ रहे हैं और खड़े हैं तो खड़े रहते समय आप टेबल का सहारा मत कीजिए। हाँ भाई क्या बात है, क्या हो रहा है? ये इनसिक्योरिटी है, ये आपके अंदर नर्वसनेस है। नर्वसनेस है जो आप टेबल का सहारा ले रहे हैं। नर्वसनेस है जो आप ऐसे खड़े हैं, ये नर्वसनेस है। ये नर्वसनेस है जो आप ऐसे खड़े हैं।
आप नर्वस हैं, ऐसे खड़े आप नर्वस हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप डर रहे हैं, आप खौफजदा हैं। और खौफ का कोई इलाज नहीं है, खौफ का कोई इलाज नहीं है, डर का कोई इलाज नहीं है। गब्बर सिंह बोल गया है तो डर गया तो डर गया, तो डरना तो है नहीं आपको। आज अपनी क्लास में आते हैं तो आप प्रॉपर वॉक के साथ अपनी चेयर पे आकर बैठे, और जब उठे तो उठने से पहले ये आपका पोस्चर, ये पोस्चर आप ऐसे ना उठे। जो आप मूवमेंट कर रहे हैं उसमें ठहराव, मूवमेंट में ठहराव, कोई जल्दबाजी ना हो। घंटा बज गया तो घंटा बजते ही ऐसा नहीं है, घंटा बज गया तो इसका मतलब फौरन भागना नहीं। बच्चों के साथ प्रॉपर्ली इंटरेक्शन कीजिए। अगर बच्चा आपको लगता है कि कुछ डिप्राइव फैमिली का है, माँ बाप में झगड़ा है, एक टूटी फूटी फैमिली का है, तो उस बच्चे की काउंसलिंग कीजिए, उस बच्चे की काउंसलिंग कीजिए। उस बच्चे को ये बताइए कि बेटा तेरी एक माँ घर में है, तेरी दूसरी माँ ये है, मैं तेरी माँ, बेटा तेरा फादर वहां पे, तेरा फादर मैं हूं। उस बच्चों को जब तक आप ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, मैंने कितना देखा है, मैंने अक्सर मैंने नोटिस किया, मैं बहुत सारी जगह पर मैं अपने वर्कशॉप कंडक्ट करता हूं कि बच्चों को सब कुछ आता है, वो एक एक चीज जानते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है, डरते हैं। वो डर क्यों है उनके अंदर? कुछ बच्चे स्टैमरिंग करते हैं, ये स्टैमरिंग क्यों करते हैं? स्टैमरिंग इसलिए करते हैं कि उनकी बात को आपने सुना नहीं है। खाओ दिखाओ तो आप उस बच्चे को बोलने का मौका, भले वो वक्त लगाता है, सुनिए, पेशेंस है, पेशेंस सुनिए। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। मैं चाहता हूं कुछ लोग आप में बैठे हैं, अगर कोई टीचर आकर एक एंट्री करके मुझे लेसन एक्सप्लेन कर सकती है, कोई टीचर आइए, कोई टीचर आए और आकर एक लेसन एक्सप्लेन करें। मैं उनका स्टूडेंट हूं, मैं कुछ सुनना चाहता हूं कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कोई टीचर प्लीज आइए, और ये बात याद रखिए कि मैं आखिरी बेंच पे बैठा हुआ। आइए, कोई एक टीचर है प्लीज आए। सी ये प्रैक्टिकल, मैंने आपसे कहा ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, ये कोई प्लीज, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरा फायदा उठाइए आप। अब आज ये मैं क्लास में है और नीचे पास और मैं वहां खड़ा हूँ अपना पीछे शटर पास। चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का जो है चैप्टर अल्केन्स पढ़ाने जा रही हूँ। सो व्हाट आर अल्केन्स? Alkanes are hydrocarbons. Do you know what is hydrocarbon? The term hydrocarbons tells us that compound will contain hydrogen. Compound के अंदर हाइड्रोजन होगा और कार्बन मौजूद होगा। ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन की जो किस्में हैं, 3 किस्म के हाइड्रोकार्बन हैं, जिसके अंदर मैं अल्केन जो है टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। इनफ? आई आस्क। मैंने गुड इनके बहुत अच्छी मैं एक कॉम्प्लीमेंट दूंगा आपको कि एक तो ये कि आपका वॉइस प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है। नंबर 2, जो मैं बोलना मिस कर दिया था वो इन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया, वो ये था कि इन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल बहुत किया।
यूज योर हैंड्स, दोनों हाथ इस्तेमाल कीजिए। ये हाथ ऊपर वाले ने इस्तेमाल के लिए दिया है, बांधने के लिए नहीं दिया है, उसको इस्तेमाल कीजिए। जब आप लेक्चर एक्सप्लेन करते हैं, आप देखिए, मैं फिर मिसाल दूंगा, मैं आपको एक्टिंग नहीं करनी है। बहुत मशहूर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री का शाहरुख खान अपने हाथों बहुत इस्तेमाल करता है, अमिताभ बच्चन अपने हाथों बहुत इस्तेमाल करता है, ये जो कामयाब आमिर खान अपने हाथों इस्तेमाल बहुत करता है। जो कामयाब लोग हैं या इवन जो नेता हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने हाथों इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि जितने इंदिरा गांधी अपने हाथ में इस्तेमाल बहुत करती थी, जितने लोग जो दुनिया में कामयाब हैं, अभी ट्रम्प अपने हाथ में इस्तेमाल बहुत करते हैं, जितने भी लोग दुनिया में हैं कामयाब हैं वो अपने हाथों में इस्तेमाल करते हैं। एक बार रजनीश से किसी ने कहा कि रजनीश उन्होंने पूछा कि आप कैसे अपना भाषण देते हैं, तो रजनीश ने कहा कि मैं पहले अपने हाथों को लोगों की आंखों के सामने ले जाता और अपनी उंगलियों से एनर्जी देता। अगर आप ऐसे बात करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि उंगलियों के साथ आपकी नजर घूमी कैसे, यानी आप अलर्ट हैं, आप अलर्ट हैं। अगर मैं हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा तो आप अलर्ट नहीं, आप सुनाएंगे। तो आवाज के साथ हाथ को सिंक करते हैं। अगर मेरी आवाज का पिच क्या है तो मेरे हाथ सिंक हो रहे हैं उससे, तो सिंक कीजिए वॉइस को अपने हाथ के साथ। ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज? आप से कोई क्वेश्चन करें प्लीज? कोई सवाल बॉडी लैंग्वेज के ताल्लुक से? कोई सवाल आपका? जो भी आपके मन में आता है, कुछ भी, एनी क्वेश्चन बॉडी लैंग्वेज के ताल्लुक से, कोई भी सवाल आप उससे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज? बहुत से टीचर अपनी आदत बना ली है, एक ही उसकी बॉडी लैंग्वेज है, अब क्या उसको चेंज कर सकते हैं क्या एक वक्फे के बाद? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सही साहब कि आपने जैसे हमारे टीचर थे साहब सिद्दीक में, वो ऐसे आते थे, वो थ्रूआउट ऐसे थे, थ्रूआउट किताब ऐसे पढ़ते थे, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ये एक हाथ बंधा हुआ है, ये हाथ खोलते नहीं थे, तो इसके लिए उस जमाने में ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन आप अपने आप या खुद के क्रिटिक बनिए, खुद के क्रिटिक बनिए कि मैं क्या गलतियां करती हूं या करता हूं, मैं क्यों यह हरकत करता हूं, ये हाथ बंधे हुए क्यों रहते हैं, या मैं ऐसे ही क्यों आता हूं। तो वो आप अपने क्रिटिक बनिए। और देखिए आपके बारे में आपके माँ बाप आपको अच्छा बोलेंगे, आपके भाई बहन अच्छा बोलेंगे, आपके बच्चे आपको अच्छा बोलेंगे, आपके दोस्त आपको अच्छा बोलेंगे। लेकिन जैसे मैं एक्टिंग गुरु हूँ, एक्टिंग सिखाता हूँ, तो मैं आपको अच्छा नहीं बोलूंगा। अगर आप गलती करेंगे तो मैं आपको टोक दूंगा। मेरा काम यही है कि मैं लोगों को एक्टिंग सिखाता हूँ। तो अगर आप कोई गलती करेंगे, मैं कहूँ नहीं कि वो गलत है, आपकी चाल ठीक करिए, आपके हाथ को इस्तेमाल कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो वॉइस और हाथ और बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट नहीं होगी, तो उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली आज का आज यहां से निकलने के बाद दूर कीजिए। एनी क्वेश्चन प्लीज? एक तरीका होता है तदरीस के दौरान के जब हम बुलंद खाने करते हैं, लाउड रीडिंग जिसको कहते हैं, तो बाद औकात कुछ असातिज़ा ऐसे, जैसे मेरा अपना तरीका ये है कि मैं बुलंद खाने अगर कोई पैराग्राफ कर रहा हूँ तो उसको लेके अपनी जो रोज़ है उसके बीच में भी जाता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई तालिब इल्म जो मुश्किल लफ्ज़ है, जाहिर है वो तालिब इल्म की तरफ के लिए आया है, मुश्किल लफ्ज़ पूछ लेता है बाद औकात, तो अक्सर ऐसा होता है कि फ्लो टूट जाता है, फ्लो टूट जाता है जी। अगर आप कोई एक रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग करते करते बच्चे ने कहा कि सर इसका मतलब क्या है, तो रीडिंग का फ्लो मत तोड़िए। आप बोल रहे हैं, बोलते इसका मतलब क्या है, और जहां पे आपने अपने लास्ट फ्लो को छोड़ा था, लास्ट जहां पे आपने छोड़ा था वहां से उसको रिज्यूम कीजिए। प्रेमचंद की कहानी में एक लफ्ज है कचाइया,